नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले अध्याय में हमने अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों को पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि अरस्तु ने दास्ता के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि अरस्तु के जो दास्ता संबंधी विचार हैं उनकी विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या क्या आलोचनाएं की गई हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अरस्तु के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन में उसके दास्ता संबंधी विचार ही ऐसे हैं जिन्हें त्याज्य कहा जा सकता है। इसी कारण वे आलोचकों की कटु आलोचना के पात्र रहे हैं। आलोचकों ने इन्हें अमानवीय, संकीर्ण, क्रूर, यूनानी पूर्वाग्रह से युक्त संज्ञा दी है। ये न तो तर्क संगत हैं, न वैज्ञानिक, न परोपकारी और न ही कल्याणकारी। दास प्रथा को आवश्यक मानना समानता और स्वतंत्रता के वर्तमानकालीन सिद्धांतों के प्रतिकूल है। इसके अतिरिक्त अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दास्ता का सिद्धांत स्वयं अनेक त्रुटियों से भरा है। यहाँ अरस्तु दार्शनिक या वैज्ञानिक की भांति नहीं, यूनानी की भांति व्यवहार करता है। अरस्तु की दास्ता संबंधित धारणा की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है। प्रथम आलोचना, दास प्रथा अप्राकृतिक है। दास प्रथा किसी भी भांति प्राकृतिक नहीं है। मनुष्य में विभिन्नता तथा बुद्धि की कुशाग्रता में अंतर होते हुए भी एक प्राकृतिक समानता होती है, जिसकी अवहेलना करना राजनीति शास्त्र का अपमान करना है। दासता संबंधी उसके विचार व्यवहारिकता की कसौटी पर भी पूरे नहीं उतरते। यदि उसका ये कथन स्वीकार कर लिया जाए कि दासता एवं स्वामित्व के तत्व व्यक्ति में जन्मजात हैं, तो ये व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है कि ये निश्चय किस प्रकार किया जाए कि कौन कौन से व्यक्ति नैसर्गिक रूप से दासत्व के तत्व लेकर पैदा हुए हैं एवं किन में स्वभावतः ही स्वामित्व के गुण विद्यमान हैं। अरस्तु हमें प्राकृतिक दास एवं स्वामी के चयन की कोई सफल विधि नहीं दे सका, अतः दासता अप्राकृतिक है। दूसरी आलोचना की जाती है कि मानव स्वभाव का विभाजन संभव नहीं। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दास प्रथा का औचित्य पूर्ण रूप से इस मान्यता पर आधारित है कि मानव समूह को गुण और योग्यता से युक्त उच्च वर्ग तथा बुद्धिहीन निम्न वर्ग में बांटा जा सकता है। किंतु मानव स्वभाव को इस प्रकार के दो वर्गों में विभाजित करना और किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के संबंध में यह कहना कि वह गुण और योग्यता की दृष्टि से बिल्कुल हीन है, संभव नहीं है। तीसरी आलोचना, विभाजन का जो मानदंड है वो सर्वमान्य नहीं है। सर्वमान्य मानदंड नहीं। यदि यह मान लिया जाए कि मनुष्य को इस प्रकार दो भागों में बांटा जाना संभव है, तो ये कठिनाई आती है कि एक व्यक्ति को इन दोनों वर्गों में किस वर्ग में शामिल किया जाए। अरस्तु का ये विचार नितांत अव्यवहारिक प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वस्थ शरीर दासों को देती है जबकि दुर्बल शरीर स्वामी को देती है। अरस्तु के इस कथन से ऐसा ध्वनित होता है कि प्रकृति के पास ऐसा कोई यंत्र है जिससे वह स्वामी और दास को अलग अलग सांचे में ढाल देती है। इस आधार पर स्वामी और दास की खोज करना न केवल हास्यास्पद है बल्कि मूर्खतापूर्ण होगा। अगली आलोचना की जाती है कि ये अनुदारवादी है। अरस्तु की यह मान्यता है कि प्राकृतिक दास में केवल अत्यंत सीमित बुद्धि इतनी सीमित कि वह केवल दासता के अपने कर्तव्यों को ही समझ सके होती है। एक बड़ी गलत मान्यता है।
किस आधार पर वह इस मान्यता को लेकर चलता है, इस प्रश्न का हमें कोई तर्क संगत उत्तर ढूंढने पर भी नहीं मिलता। साथ ही दासों को पशुतुल्य मानकर एवं उनके कार्यों में पूर्ण समानता देखने का प्रयत्न करके उसने अत्यंत अनुदारता का परिचय दिया है, मानवोचित उदारता का नहीं। उसके इस मत के विरुद्ध बारकर ने लिखा है कि यदि दास से किसी भी बात में मनुष्य जैसा व्यवहार किया जाए, जैसा कि सभी कुछ बातों में अरस्तु उनके साथ मानवोचित व्यवहार करने की दुहाई देता है, तो कोई कारण नहीं कि सभी बातों में उसके साथ मानवोचित व्यवहार नहीं किया जाए। पांचवी आलोचना है विरोधाभास। अरस्तु का दासता संबंधी सिद्धांत विरोधाभासी है। एक और तो अरस्तु राज्य का उद्देश्य मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन प्रदान करना मानता है, दूसरी ओर वो कुछ व्यक्तियों को श्रेष्ठ जीवन प्राप्ति से रोकता है। एक और वो दासता को प्राकृतिक बताता है, दूसरी ओर वो कहता है कि दास को दासता से मुक्ति भी मिल सकती है। एक और वो दास को स्वामी का अंग एवं पूर्ण रूप से आश्रित घोषित करता है, किंतु साथ ही वो मानता है कि स्वामी का अस्तित्व दास पर आधारित कदापि नहीं होता है। तो कुल मिलाकर इस सिद्धांत में अनेक विरोधाभास देखने को मिलते हैं। अगली आलोचना है जातीय अहंकार का प्रतीक। दासता के प्रश्न पर विचार करते समय अरस्तु ने अपने जातिगत अभिमान एवं जातीय हितों को पूरी तरह ध्यान में रखा है। जातीय अहंकार को यहाँ दासता की पुष्टि के लिए अपनाया गया है। उसके दासता विषयक विचारों का सार यह निकलता है कि कुलीनता एवं जन्म तथा प्राकृतिक श्रेष्ठता के कारण केवल यूनानी जाति ही स्वतंत्रता एवं स्वामित्व के लिए पैदा हुई है, बाकी सब जातियां निकृष्ट हैं, अतः वह दासता के पात्र हैं। विदेशियों को यूनानियों की परिचर्चा करने दो, वे दास हैं, हम स्वतंत्र हैं। इस प्रकार की घोषणाएं जातीय अहंकार से परिपूर्ण व्यक्ति ही कर सकता है। अव्यवहारिक। अगली आलोचना है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। दासता संबंधित अरस्तु के विचार व्यवहारिकता की कसौटी पर भी पूरे खरे नहीं उतरते। उसका ये कथन स्वीकार कर लिया जाए कि दासता एवं स्वामित्व के तत्व व्यक्तियों में जन्मजात हैं, तो ये व्यवहारिक कठिनाई उपस्थित हो जाती है कि ये किस प्रकार निश्चय किया जाए कि कौन कौन से व्यक्ति नैसर्गिक रूप से दासत्व के तत्व लेकर पैदा हुए हैं एवं किन में स्वभावतः ही स्वामित्व के गुण विद्यमान हैं। अरस्तु हमें प्राकृतिक दास एवं स्वामी के चयन की कोई सफल विधि नहीं दे सका है। अगली आलोचना में कहा जाता है अवकाश का बहाना सही नहीं। अवकाश का बहाना न्याय संगत नहीं। मनुष्य दास इसलिए रखता है कि उसको शासन कार्यों, संगीत, कला, साहित्य के माध्यम से अपना बौद्धिक विकास का अवसर मिले। इस तरह से ये दो तरह से न्याय संगत नहीं लगता। प्रथम तो इतने अवकाश की आवश्यकता ही नहीं है कि सारा गृह कार्य तो दास करे और स्वामी समाज सेवा का नाम पर ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करे। ये तो सामंतवादी युग की दूषित प्रणाली का सा रूप बनता दिखाई देता है। द्वितीय, ये कहाँ तक न्यायोचित है कि अवकाश का समय और बौद्धिक विकास के लिए समाज के केवल एक अंग को ही सुविधा मिले, दूसरा अंग इस सुविधा से वंचित रहे। अलोकतांत्रिक। ये सिद्धांत लोकतंत्र के दो आधार स्तंभों स्वतंत्रता और समानता दोनों के विपरीत है। श्रमिकों को जो समाज के रचयिता होते हैं वे उस समाज में सम्मानपूर्वक रहने के हकदार भी नहीं है। ये कहाँ का न्याय है। समाज के अल्पसंख्यकों को अधिकारों से लाद दिया जाए कि वे उनके भार से दबकर ऐसो आराम के गर्त में पड़ जाएं, और दूसरा वर्ग दास
ताकि वीडियो में पड़ा पड़ा शिक्षकता रहे। अगली आलोचना की जाती है अतार्किक सिद्धांत। अरस्तु ये भी कहता है कि दास एवं स्वामी के संबंध मित्रतापूर्ण होने चाहिए, किंतु ये भूल जाता है कि मित्रता सामान्यतः समान स्थिति वाले लोगों में ही हो सकती है, असमान स्थिति वाले लोगों में नहीं। अतः सभी दृष्टियों बौद्धिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक से हीन व्यक्तियों एवं उन्नत व्यक्तियों में मित्रता किस प्रकार संभव हो सकती है। साथ ही ये भी समझ में नहीं आता कि मित्रता के व्यवहार तथा दास स्वामी के व्यवहार में किस प्रकार तालमेल बिठाया जा सकता है, क्योंकि मित्रों पर निरंकुशता से शासन नहीं किया जा सकता, जबकि दासों पर निरंकुशता से ही शासन किया जाता है। साइंटिफिक नहीं है। ये भी आलोचना की जाती है कि ये एक अवैज्ञानिक सिद्धांत। आलोचकों का कहना है कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान का स्वरूप देने वाले अरस्तु ने दास प्रथा को उचित घोषित कर विज्ञान के उज्ज्वल मस्तिष्क पर एक कालीमा पोत दी। अरस्तु ये मानता है कि कुछ व्यक्ति जन्मजात मूर्ख होते हैं, परंतु वह इस वैज्ञानिक तत्व की अवहेलना करता है कि अच्छे वातावरण, उचित परिस्थितियों तथा सही शिक्षा से मूर्ख व्यक्ति को भी बुद्धिमान बनाया जा सकता है। कोई भी प्रथा जो मनुष्य को पशु समझकर उसका मोल तोल करने की अनुमति देती हो, कभी भी वैज्ञानिक नहीं हो सकती। और अंतिम आलोचना की जाती है कि अमनोवैज्ञानिक। ये मनोविज्ञान के भी विपरीत है। अरस्तु की धारणा है कि दास को अपने स्वामी के व्यक्तित्व में लीन हो जाना चाहिए, जबकि मनोविज्ञान ये सिद्ध करता है कि मानव शारीरिक समर्पण तो कर सकता है, परंतु मानसिक समर्पण नहीं कर सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वो दास ही हो, मनुष्य होने के नाते इच्छाएं, भावनाएं और अनुभूतियां होती हैं जिन्हें वह त्याग नहीं सकता। अंत में इस टॉपिक के हम निष्कर्ष पे आते हैं कि निष्कर्ष क्या कहते हैं। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि दासता विषयक अरस्तु के विचार अत्यंत अवैज्ञानिक, असंगत, अग्राह्य और मानवता विरोधी है। उसकी दासता संबंधी स्वीकृति यह सिद्ध करती है कि किस प्रकार एक बुद्धिमान और महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं का और उन पक्षपातों का बंदी होता है जो उन संस्थाओं को तर्कपूर्ण द्वारा औचित्यपूर्ण बतलाती है। मैकविल के शब्दों में, यदि हम इस सिद्धांत का जीवन के तथ्यों या स्वयं अरस्तु के तर्कों के आधार पर मूल्यांकन करें तो इसकी पूर्ण निसारता स्पष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार अरस्तु के ये विचार ऐसे विचार हैं जिसको हम त्याज्य कहते हैं, जिनका त्याग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमारे पास हमारा ये प्रमुख टॉपिक अरस्तु के दासता संबंधी विचार पूरा हुआ। कल हम किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इस शिक्षण का लाभ मिल सके। धन्यवाद।